ओके राजा बेटा, आज के इस लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि न्यूट्रिशन की ही बात चल रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करने का तरीका ये कि एक एक पहले इसकी जो एनाटमी है वो स्टडी की जाती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, और देन फिजियोलॉजी की बात की जाती है। हम ब्रीफ पहले तो इसकी डिटेल में बात करेंगे एनाटमी की, और ब्रीफली है ना इसका जो फिजियोलॉजी है वो भी देख लेंगे। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको सेक ऑफ स्टडी के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इनटू एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर शुमार होता है बक्कल कैविटी का, माउथ जो ओपन करते हैं ना हम, जो भी कैविटी आपको दिखती है इसे बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी अलॉन्ग विथ माउथ, इसे बक्कू फेरेंजियल कैविटी कहते हैं। तो इसके अंदर बक्कू फेरेंजियल कैविटी का शुमार होता है, देन फेरेंक्स, उसके बाद इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एलिमेंट्री कैनाल के मेन कंपोनेंट हैं। अच्छा, उसके अलावा साइड बाय साइड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर शुमार होता है स्लैवरी ग्लैंड का, गैस्ट्रिक ग्लैंड का, पेनक्रियास का। अच्छा, इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनल ग्लैंड्स हैं, उनका भी शुमार होता है। लीवर का भी शुमार होता है इसी के अंदर, ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, आपको पता है लीवर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन और फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। अच्छा, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर शुमार होता है बक्कू फेरेंजियल कैविटी का, फेरेंक्स का, इसोफेगस का, स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बक्कू फेरेंजियल कैविटी का मतलब बक्कल कैविटी प्लस माउथ, बक्कल कैविटी प्लस माउथ। हम जो ओपन करते हैं माउथ को, जो कैविटी हमें दिखती है इसे बक्कल कैविटी कहते हैं, और जो माउथ है इसे बक्कू फेरेंजियल कैविटी कहा जाता है। अच्छा, हमारा जो माउथ है, माउथ के अलग अलग कंपोनेंट है। माउथ को स्टडी करने का तरीका ये है कि ऊपर जो है इसकी रूफ मौजूद है, नीचे जो है जमीन फ्लोर मौजूद है, और साइड में इसकी चीक होती है जो इसकी वॉल है। माउथ की जो फ्लोर है, यहाँ पर पैलेटाइन बोन है। माउथ की जो फ्लोर है यहाँ पे आप टंग भी लगा सकते हो, आगे वाला पार्ट हार्ड है, और पीछे ले जाओगे ना टंग को तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा। जो पार्ट हार्ड है वो हार्ड पैलेट है, जो सॉफ्ट है पीछे वो सॉफ्ट पैलेट है। अच्छा, हमारे इस पैलेटाइन बोन यानी माउथ की जो रूफ है, यहाँ पर पैलेटाइन बोन है, इसमें आगे की तरफ जो हार्ड पैलेट है यहाँ पर प्रोमिनेंट रिजेस मौजूद होती हैं, यानी ऊबड़ खाबड़ स्पेसेस निकले हैं यहाँ पर, उन्हें हम पैलेटाइन रूगे कहते हैं। ये पैलेटाइन रूगे ह्यूमंस में इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते, लेकिन दूसरे जो कार्निवोरस एनिमल है, जो गोश्तखोर है, उनमें बहुत ज्यादा डेवलप है। उनके प्रे को पकड़ने के लिए, टाइगर वगैरह है ना, उनमें ये इतने मजबूत होते हैं कि प्रे की ग्रिप बनाने के लिए ये काम करते हैं। हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ हद तक फूड को पकड़ने के लिए इनका रोल होता है पैलेटाइन रूगे का। इसी तरीके से स्टमक में हम देखेंगे गैस्ट्रिक रूगे होते हैं। इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेजिना डज है वेजाइनल रूगे। ठीक है जी। अच्छा, इस तरीके से अलग अलग स्पेसेस होते हैं, रूगे होते हैं। रूगे का मतलब कोई पार्ट अगर इस तरीके से उभरा हुआ है, निकला हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सॉफ्ट पैलेट जो है, अगर आप ओरल कैविटी को देखें तो ओरल कैविटी आपको इस तरीके से दिखेगी, किसी का ओपन हुआ माउथ आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है। अच्छा, ये ओपन हुआ माउथ है, ये हार्ड पैलेट आ गया। ठीक है, और इसको ही फॉलो करता हुआ पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट की एक छोटी सी एक्सटेंशन होती है, पता है इस एक्सटेंशन को क्या कहते हैं हम? जी, यूव्यूला कहते हैं इसे हम। यूव्यूला, यूव्यूला नाम सुना है इसका? यूव्यूला। यूव्यूला हेल्प करता है जब हम खाने को निगलेंगे। यूव्यूला यहाँ मौजूद है, यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर इंटरनल नोस्ट्रिल मौजूद होते हैं। यहाँ से जो खाना जा रहा है, यहाँ से जो खाना जा रहा है वो खाना इस इंटरनल नोस्ट्रिल के थ्रू नोज में ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये इनको कवर कर लेता है ड्यूरिंग swallowing, यूव्यूला। ये सॉफ्ट पैलेट पे अटैच्ड है। मैंने बताया माउथ को स्टडी करने का ये तरीका है, पहले इसकी रूफ स्टडी कर लो, फिर इसका फ्लोर, फिर इसकी वॉल। रूफ के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर हार्ड पैलेट है जहाँ पर रूगे मौजूद है, और सॉफ्ट पैलेट में यूव्यूला मौजूद है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब माउथ का फ्लोर पढ़ते हैं। माउथ के फ्लोर पर मौजूद है टंग। टंग एक मस्कुलर सेंसरी स्ट्रक्चर है। टंग एक मस्कुलर सेंसरी स्ट्रक्चर है और सिक्रेटरी इन नेचर है। टंग मस्कुलर, सिक्रेटरी, सेंसरी इन नेचर है। अच्छा, जब हमने मसल्स का कहा ना, तो टंग के अंदर मसल्स हैं, और आपको पता है टंग के अंदर कौन से मसल्स होते हैं? हमारी बॉडी में 3 तरह के मसल है ना। टंग के अंदर कौन से मसल है? नो, स्केलेटल मसल, यानी जिन मसल पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसानों का नहीं होता कंट्रोल टंग पर। ठीक है, टंग पर हमारा कंट्रोल जरूर है, स्केलेटल मसल्स होते हैं यहाँ पर। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी बात ये, पहली तो ये टंग मस्कुलर हो गई। दूसरा ये कि ये सेंसरी नेचर है। टंग में बहुत सारे सेंस होते हैं। मेन सेंस कौन सा है टंग के अंदर? सेंस ऑफ टेस्ट। इसके अलावा हमें ये भी पता चल रहा होता है कि खाना ठंडा है या गर्म है, खाना हार्ड है या सॉफ्ट है,
ठीक है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए भी रिसेप्टर हैं, और हार्डनेस यानी मैकेनिकल रिसेप्टर भी हैं, ठीक है। अच्छा, और टंग जो है मैंने कहा मस्कुलर भी है, सेंसरी भी है और सिक्रेटरी भी है। टंग के ऊपर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। नहीं, सिलेवरी नहीं, सिलेवरी अलग है। इसके अलावा भी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। पता है ग्लैंड्स को क्या कहते हैं हम? नूहंस ग्लैंड, नूहंस ग्लैंड, ब्रूहंस ग्लैंड, मोहंस नहीं, नूहंस एंड ब्रोहंस ग्लैंड, ठीक है जी। नूहंस एंड ब्रूहंस, नूहंस, ब्रूहंस, ये ग्लैंड मौजूद है टंग के ऊपर। तो टंग, टंग के ऊपर, ठीक है जी। सो टंग मस्कुलर, सेंसरी एंड सिक्रेटरी इन नेचर, सिक्रेटरी इन नेचर। टंग के बारे में बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, टंग का हम सेंस ऑफ टेस्ट थोड़ा समझते हैं। टंग जो है ना, टंग, टंग के ऊपर, हमारी पूरी टंग के ऊपर छोटे छोटी सी एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं जी, जिन्हें हम पेपिलाए कहते हैं, जिन्हें हम पेपिलाए कहते हैं, जिन्हें हम पेपिलाए कहते हैं, जिन्हें हम पेपिलाए, मैं लिखता हूं यहाँ पर बेटा, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, जो 6 क्लास के बच्चे हैं वो भी ये चीजें पढ़ते हैं, पेपिलाए, ठीक है, पेपिलाए। अच्छा, तो आप पढ़ लो, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पेपिलाए। अच्छा, आप दोनों कानों से बात सुनना, ये 4 तरह के पेपिलाए होते हैं हमारे पास। देखें, टंग का ये वाला आगे वाला साइड है और टंग के पीछे वाला साइड होता है। पीछे वाले साइड पर यहाँ पर कुछ पेपिलाए मौजूद होते हैं, इन्हें हम सर्कमवेलेट पेपिलाए कहते हैं, सर्कमवेलेट, वेलेट। पूरी टंग के ऊपर, पूरे टंग के ऊपर कुछ पेपिलाए मौजूद होते हैं जिन्हें हम फिलीफॉर्म पेपिलाए कहते हैं, फिलीफॉर्म। और इन्हीं के दरमियान कुछ फंजाई जैसे पेपिलाए भी मौजूद होते हैं, फंजाई जैसे, उन्हें फंजीफॉर्म पेपिलाए कहते हैं। और एक लास्ट टाइप होती है जो यहाँ पर मौजूद है, उन्हें हम फोलिएट पेपिलाए कहते हैं, फोलिएट पेपिलाए। देखें, पूरी टंग के ऊपर हमारी टंग जो है ना बड़ी रफ है, इसके ऊपर समझ लो कि फॉरेस्ट मौजूद हैं छोटी छोटी एक्सटेंशन के। उन एक्सटेंशन को हम क्या कहेंगे? पेपिलाए। पेपिलाए अगर टंग के पिछली साइड मौजूद है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्कमवेलेट। पूरी टंग को जिन्होंने भरा हुआ है, फिलीफॉर्म पेपिले। अगर फंजाई की फॉर्म में मौजूद है तो फंजीफॉर्म। और ये देखें, ये टंग है, टंग का ये लेटरल्स, ये हमारी टंग मौजूद है। से फॉर एग्जांपल ये टंग है, ये टंग है, टंग का ये साइड भी तो होगा, ये साइड भी तो होगा, लेटरल साइड। यहाँ पर पेपिलाए मौजूद होते हैं, फोलिएट पेपिलाए मौजूद, फोलिएट पेपिलाए कहते हैं इन्हें, ठीक है। इनमें से कुछ के अंदर टेस्ट बड है, कुछ के अंदर टेस्ट बड नहीं है। टेस्ट बड जो मौजूद होते हैं वो फिलीफॉर्म के अंदर होते हैं, हमारे बिलव्ड के अंदर, सर्कमवेलेट में नहीं होते। फंगीफॉर्म में होते हैं, लॉस हो जाते हैं, फोलिएट में भी लॉस हो जाते हैं। जो बच्चों में जो है वो होते हैं, बच्चे जो है मिल्क का टेस्ट करना बता सकते हैं, और बच्चे जो है मिल्क ही पर फीड करते हैं। हम जब एडल्टहुड पे पहुंचते हैं तो ये लॉस हो जाते हैं, नहीं नहीं, फिर बड़े होने के बाद हमें मिल्क की भी इतनी ज्यादा नीड नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था फिलीफॉर्म पेपिले इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ जाहिर सी बात है मिल्क, हमारी दूसरी डाइट तो अलग होती है ना। बच्चों की प्राइमरी डाइट ही मिल्क होती है कि वो मिल्क पर ही फीड करते हैं। ये बात आ रही है समझ में? फिलीफॉर्म पेपिले जो है इसके अंदर टेस्ट बड मौजूद होते हैं, और टेस्ट बड हमें सेंस ऑफ टेस्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, टेस्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। टेस्ट कितने तरीके के होते हैं? टेस्ट जी, स्वीट जी, नहीं, 5 सोर, बिटर और स्वीट, सोर, बिटर और स्पेशल तो गलत बोल रहे हैं आप। कौन सा? उमामी टेस्ट, उमामी सॉल्टी भी होता है, ठीक है, सॉल्टी। 5 तरह के टेस्ट होते हैं, स्वीट, सोर, बिटर जी, यही तो बात है, उमामी, सॉल्टी। अच्छे बुक का एक्सेस रखो, उनमें ये उमामी टेस्ट भी बताया गया है। उमामी टेस्ट आपका फेवरेट नूडल्स, नूडल्स के अंदर जो क्रंची पाउडर होता है ना, जो अच्छा लगता है हमें, वो ये उमामी टेस्ट है, ठीक है। सोडियम ग्लूटामेट इसके अंदर मौजूद होता है, जो हमें नूडल्स अच्छे लग रहे होते हैं, इसी की वजह से लग रहे होते हैं। सो आपने नाम सुना है अजीनोमोटो पाउडर? उमामी टेस्ट है वो, लेकिन ये बैन है क्योंकि ये कार्सिनोजन होता है, ये कैंसर का सकता है जी। करते हैं हम इस्तेमाल, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि इनके अलावा जायका ही नहीं आता, हमें अच्छा ही नहीं लगता। ये उमामी टेस्ट ना हमारा फेवरेट होता है। ये उमामी वर्ड जैपनीज है, जिसका मतलब होता है मोस्ट डिलीशियस, यानी लजीज, ठीक है, वहां से ये वर्ड आया उमामी। अच्छा, टेस्ट में और फ्लेवर में फर्क है, टेस्ट में और फ्लेवर में फर्क है। टेस्ट का मतलब है जायका, लेकिन फ्लेवर इससे ज्यादा है। फ्लेवर में जो खाने की अपीयरेंस है वो मायने करती है, खाने का टेम्परेचर मायने रखता है, खाने की खुशबू मायने रखती है। आपकी मम्मा ने अच्छी सी बिरयानी बना दी आपके लिए, लेकिन वो ठंडी है, आपको अच्छी लगेगी? आप बोलेंगे क्या बना दिया मम्मा ये, आपको अच्छी नहीं लगेगी।
लेकिन वो गर्मा गर्म बिरयानी है, खुशबू भी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है, तो बात ही अलग है। और अगर उसमें चिकन के लेग पीस भी मौजूद हैं तो बात अलग हो जाएगी। जी, पर यही तो बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात तो कर सकते हैं ना हम। चलेंगे, ओके ओके, ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में टेस्ट और फ्लेवर के दरमियान। ये जो है टंग हमें सेंस ऑफ टेस्ट प्रोवाइड कर रही होगी। चलें आगे मूव करते हैं। अच्छा, मैंने माउथ को स्टडी करने के मैंने आपको बताया ना, पहले हम इसकी रूफ स्टडी करेंगे, फिर इसका फ्लोर, अब इसकी दीवारें। दीवारें जो है यहाँ पर चीक मौजूद हैं और तिथ मौजूद हैं, तिथ, ठीक है, तिथ, ह्यूमन तिथ। बातें आ रही है समझ में? अच्छा, अब ह्यूमन के अंदर तिथ दो सेट्स में आते हैं। एक होते हैं डेसिडुअस तिथ, डेसिडुअस, और दूसरे होते हैं परमानेंट तिथ। डेसिडुअस टिथ ऑल्सो नोन एज मिल्क टिथ और टेम्पररी टिथ, ये शेड हो जाते हैं, ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ, ठीक है। दूसरे होते हैं परमानेंट टिथ, जो कि शेड नहीं होते एक बार आ गए तो। परमानेंट टिथ चार होते हैं, बता सकते हैं नाम इनका? इंसीजर, जी इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर। अच्छा, ये हेल्प करेंगे खाने को ब्रेक करने में, मेस्टिकेशन कहते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करेंगे। जो खाने के पीसेस बड़े आप लेके गए हो मुंह में, उनको मैकेनिकली डाइजेस्ट कर रहे होंगे, ब्रेक कर रहे होंगे, इसे मेस्टिकेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार रिव्यू लेता हूं। सबसे पहले टंग की जो रूफ है वहां क्या मौजूद था? पेलेटाइन, पेलेटाइन बोन। आगे वाले पेलेटाइन जो बोन थी वो हार्ड थी, यहाँ पर पेलेटाइन रूगे थे। और पीछे क्या था? यूव्यूला, जो कि क्लोज करेगा ड्यूरिंग सवालोइंग। टंग, टंग पर मैंने आपको क्या बताया? बिलव्ड स्ट्रक्चर पेपिलाए। पेपिलाए कितने तरीके के होते हैं? नाम बस बोल दो कितने। हाँ, उसके बाद मैंने आपको टेस्ट के बारे में बताया। टेस्ट कितने तरीके के होते हैं? 5, आज से आप याद रखोगे। अच्छा, इसके अलावा हमने देखे ह्यूमन के टेस्ट थे वो कितने सेट में होते हैं? 2, कौन कौन से? डेसिडुअस और परमानेंट। डेसिडुअस आल्सो नोन एज मिल्क टेथ, टेम्पररी टेथ, ये परमानेंट टेथ है। अच्छा, इंसीजर जो है ना, ये खाने को ब्रेक करेंगे, खाने को ब्रेक करेंगे। केनाइन खाने को पकड़ने में हेल्प करेंगे। मोलर और प्रीमोलर जो है ये इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते, ये जो है खाने को ब्रेक कर रहे होते हैं, च्यूइंग कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रीमोलर जो है ना, प्रीमोलर में से एक टिथ होता है विजडम टूथ, नाम सुना है? अक्ल दाढ़, जो 21 साल के बाद आती है, शायद आप में बहुत सारों के पास ना आई हो और आती भी नहीं है, ठीक है, 21 साल के बाद आती है, ठीक है। उसे अक्ल दाढ़ क्यों कहते हैं? जी, अकल आ जाती है 21 साल के बाद, इसी वजह से, आई थिंक सो, इसी वजह से कहते हैं जी। अच्छा, इसे अकलदार कहते हैं। मैंने कहा ना बहुत सारे इंसानों में क्यों नहीं आती, नहीं आती, क्यों नहीं आती वो भी बताऊंगा आपको एवोल्यूशन से रिलेट करके। अच्छा, इसको अकलदार इस वजह से कहते हैं क्योंकि 21 के बाद आती है और शादी की उम्र भी 21 के बाद ही होती है, तब इंसान को अकल आ जाती है। अच्छा जी, तो अब ये प्रीमोलर जो है ना, प्रीमोलर जो है इसे विजडम टूथ कहते हैं, विजडम टूथ, अकलदार। बहुत सारे इंसानों में डेवलप नहीं करती, जो हमारे एंसेस्टर थे, एंसेस्टर जो थे उनमें डेवलप थी, हमारी बॉडी में इसका काम नहीं है। अगर एवोल्यूशन से रिलेट करके बताएं तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहले के जो इंसान थे वो कच्चा गोश्त खाते थे, कच्चा गोश्त खाने में ज्यादा पावर लगता है, जबड़ा पावरफुल होना चाहिए, तब ये डेवलप था। होते होते जब जंगल में इंसान रहते थे तो जंगल में आग लग गई होगी, आग लग गई होगी, बहुत सारे जानवर जल गए होंगे, इंसानों ने पका हुआ गोश्त खाया होगा, पका हुआ गोश्त उन्हें और भी ज्यादा लजीज लगा होगा। उन्होंने ये सीख लिया कि कच्चा गोश्त खाना सही नहीं है, पका हुआ गोश्त ज्यादा लजीज भी है और अच्छा भी है। फिर उन्होंने पका हुआ गोश्त खाया। अब पका हुआ गोश्त जो है उसको ब्रेक करने में ज्यादा ताकत नहीं लगती, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये इन्फॉर्मेशन चलती गई और वो तिथ जो है वो लॉस होता गया, अब वो डेवलप नहीं करता, ठीक है। तो एवोल्यूशन से रिलेट करके समझते हैं तो ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट, नहीं ऐसे नहीं बता सकते आप, ऐसे बता ही नहीं सकते, ठीक है। समटाइम ये इम्पेक्टेड रहता है, इम्पेक्टेड का मतलब गम्स के अंदर होगा, बाहर निकलेगा ही नहीं, इसके बारे में आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। और ये बात समझ में, ये टिथ के बारे में था, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं शादी की उम्र हो जाएगी लेकिन, अच्छा मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि जो टिथ होते हैं ना, हमारे टिथ अलग अलग टाइप के मैंने आपको बताया, इस वजह से इनको हेट्रोडोंट कहा जाता है, हेट्रोडोंट, हमारे टिथ को हेट्रोडोंट कहा जाता है, ठीक है। हमारे टिथ जो है दो सेट्स में आते हैं ना, दो सेट्स में डायफायोडोंट कहलाते हैं, डायफायोडोंट। और हमारे टिथ जो हैं ये सॉकेट्स में फिट है ना, हमारे टिथ सॉकेट्स में फिट हैं गम के, इस वजह से इनको थीकोडोंट कहा जाता है। बेटा ये तो मैं आपको बिल्कुल है ना ब्रीफ सी चीजें बता रहा हूँ, ये तो आपको पढ़ी होनी चाहिए, थीकोडोंट। चलें ठीक है, एक बार फिर से घर पे सुकून से चाय वाय पी के फिर वीडियो देखेगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आगे मूव करें, आगे मूव करते हैं।
ये जो है कि माउथ के बारे में था, सिर्फ इतना सा। ठीक है, माउथ की हमने जो है कि रूफ कवर कर ली, फ्लोर कवर कर लिया, और जो वॉल है टिथ उनके बारे में देख लिया। अब माउथ के अंदर एक ब्लड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम सिलेवरी ग्लैंड कहते हैं। 3 तरीके के सिलेवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड जो कान के नीचे है, दूसरे जुबान के नीचे सबलिंगुअल, और लोअर जो के नीचे सबमैंडिबुलर। 3 तरह के ग्लैंड हैं। अच्छा, ये प्रोड्यूस करेंगे सिलाइवा। सिलाइवा को आपको काम याद रखना है, सिलाइवा के अंदर होता है सिलाइवरी अमाइलेज विच इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन, जिसको टाइलिन भी कहते हैं जी। ये एंजाइम है सिलाइवरी एमाइलेज, इसे टाइलिन भी कहा जाता है, इसे एमाइलम भी कहते हैं। आई मीन सिलाइवरी एमाइलेज, इसे टाइलिन भी कहते हैं, इसे डायस्टेज भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, डायस्टेज। अच्छा, इसका काम क्या है पता है? जो हम फूड लेते हैं, प्लांट का जो फूड है उसके अंदर स्टार्च है, कुक हुआ हुआ स्टार्च, उस पर ये एक्ट करेगा। कुक हुए हुए स्टार्च को ये कन्वर्ट करेगा इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस और लिमिट डेक्स्ट्रिन। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, ये सिलाइवरी एमाइलेज जो है इसके दूसरा नाम क्या क्या है? टाइलिन। और अच्छी बुक्स के अंदर टाइलिन भी बताया जाता है, डायस्टेज भी बताया जाता है। और अच्छी बुक ये भी बताती है कि स्टार्च कुक होना चाहिए, कच्चे स्टार्च पर ये एक्ट नहीं करेगा। कच्चे प्लांट के दाने आपने खा लिए, ये डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्च कुक हुआ होगा तो उसको ब्रेक करेगा इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिट डेक्स्ट्रिन। अच्छा, उसके अलावा और भी सलाइवा के अंदर क्या मौजूद होता है? लेक्टोफेरिन। लेक्टोफेरिन बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्सटेंस है जो कि कंबाइन हो जाता है आयरन के साथ, और जब लेक्टोफेरिन आयरन के साथ कंबाइन होगा ना तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। बैक्टीरिया बड़ा ही पसंद करते हैं आयरन को अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर लाइसोजाइम भी होता है। लाइसोजाइम डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉय सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी फूड के अंदर अगर ये बैक्टीरिया मौजूद है ना तो लाइसोजाइम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेक्टोफेरिन उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? पीएच भी जो है मेंटेन रखती है सलाइवा। माउथ की पीएच क्या होती है? 6.8। अच्छा, उसके अलावा लुब्रिकेशन, खाना जो है उसको लुब्रिकेट करना, नम करना भी सलाइवा का काम है। ये बात आ रही है आपको समझ में? ये मैंने आपको मेजर सिलेवरी ग्लैंड बताए हैं, इसके अलावा माइनर सिलेवरी ग्लैंड भी होते हैं, मैं आपको नहीं बता रहा। आगे मूव करते हैं आगे। अच्छा जी, उसके बाद फेरेंक्स, ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये इसे फेरेंक्स कहा जाता है। ये फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज वे है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ठीक है, इतना सा याद रखो बस। जी जी, इसमें जो है कि ये कॉमन पैसेज वे होता है फॉर फूड एंड एयर। सही है, फेरेंक्स। अच्छा, फेरेंक्स के बाद हमारा ब्लड स्ट्रक्चर आता है ये वाला, इसे हम इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस, इसे ओइसोफिगस भी कहा जाता है कुछ बुक्स के अंदर, वो जो है लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस की वजह से। अच्छा, ओइसोफेगस, ई के पहले ओ लगा हुआ होगा कुछ बुक्स के अंदर। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, ये जो इसोफेगस है ना, फेरेंक्स और इसोफेगस जहाँ कंबाइन होते हैं वहां मसल से बनी हुई एक रिंग मौजूद होती है जिसे हम अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, इसी तरीके से लोअर पार्ट पर जहां इसोफेगस स्टमक के साथ कंबाइन होगा वहां मौजूद होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के और भी नाम है, बता दूं? एक नाम बता देता हूं, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं इसे, कार्डियक स्फिंक्टर। अच्छा, इसका काम ये है कि जो फूड किस तरीके से इसोफेगस में जाएगा वो इसको ये रेगुलेट करेगा अपर वाला, और लोअर वाला इसको रेगुलेट करेगा कि किस तरीके से फूड जाएगा स्टमक के अंदर। ठीक है, इसोफेगस के अंदर कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन जो यहाँ पर एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है सिलाइवरी अमाइलेज, वो अपनी डाइजेशन कंटिन्यू रखता है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में? अब फूड आ जाएगा स्टमक के अंदर, स्टमक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो फेरेंक्स है ना, फेरेंक्स में टॉन्सिल्स भी होते हैं। आपको पता है टॉन्सिल्स क्या है? ये मासेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो हमें बैक्टीरिया वगैरह से बचाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टमक जो है ये जे शेप्ड है। ठीक है, स्टमक के अलग अलग पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट फंडस कहलाता है, ये वाला पार्ट कार्डियक कहलाता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट बॉडी होता है, और ये वाला पार्ट पाइलोरस। ठीक है, अच्छा, स्टमक के अंदर जो बॉडी रीजन है, बॉडी रीजन में स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के आपको सेल याद रखने हैं, देयर इज ऑक्जेंटिक सेल, देयर इज जाइमोजिन सेल, देयर इज म्यूकस सीक्रेटिंग सेल। ऑक्जेंटिक सेल प्रोड्यूस करेंगे HCl, जाइमोजिन सेल प्रोड्यूस करेंगे पेप्सिन इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजिन,
इनएक्टिव फॉर्म में, और ये म्यूकस सीक्रेटिंग सेल प्रोड्यूस करेंगे म्यूकस। ऑल दीज टुगेदर और ऑल्सो नॉन एज गैस्ट्रिक जूस, इनको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। वेरी गुड। अब पेप्सिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में, हम पढ़ते हैं इनका काम क्या है। अच्छा HCl को देखते हैं। HCl का काम ये है कि ये पोटेंट किलर होता है सल्मोनेला टाइफा का। सल्मोनेला टाइफा एक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड काज करता है। टाइफाइड को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। HCl उसको डिस्ट्रॉय करके रख देता है उस बैक्टीरिया को। HCl पीएच भी मेंटेन रखता है स्टमक की। स्टमक की पीएच पता है क्या होती है? 1.8। बस आपको ऐसे याद रखना है। माउथ की 6.8, माउथ की 6.8, स्टमक की 1.8, स्मॉल इंटेस्टाइन की 7.8। 0.8 तो आपका रास्ता नहीं छोड़ेगा, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है जी। अच्छा, स्टमक की पीएच भी मेंटेन रहेगी HCl की वजह से, बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और HCl जो है वो एक्टिवेट भी कर देगा इस पेप्सिनोजिन को इनटू पेप्सिन। HCl जो है इस पेप्सिनोजिन को सिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा इनटू पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करेगा? वेरी गुड। अच्छा देखें, पेप्सिन एक बार एक्टिव हो गया ना, फिर ये अपना ऑटो कैटालिसिस शो करेगा। ये कहेगा HCl आपकी मेहरबानी, मैं एक्टिव हो गया हूं, बकाया पेप्सिनोजिन को मैं खुद ही एक्टिव करूंगा। इस प्रोसेस को हम ऑटो कैटालिसिस कहते हैं, ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। अच्छा, अब ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा इनटू शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, और पेप्टोन्स के अंदर। ये बात दिमाग में रखना, पेप्सिन जो है पेप्सिनोजिन में क्यों प्रोड्यूस होता है, कौन बताएगा? पेप्सिनोजिन की फॉर्म में क्यों प्रोड्यूस हुआ, इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रोड्यूस हुआ? वेरी गुड, क्योंकि अगर ये एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो गया तो ये स्टमक को ही डाइजेस्ट करके रख देगा, दैट्स व्हाई इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और एंजाइम भी बनता है, बताऊं उसका नाम? रेनिन। रेनिन बच्चों के केस में, बच्चों के केस में RENNIN, रेनिन। रेनिन भी प्रोड्यूस होता है और ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मिल्क प्रोटीन का नाम बताऊं? कैसिनोजिन। उसको एक कैसिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, होगा सिर्फ बच्चों में, इसी वजह से बच्चों की डाइट मिल्क होती है, बड़ों में ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। जी जी, रेनिन का, रेनिन जो है ये एक एंजाइम है जो बच्चों के अंदर मिल्क प्रोटीन कैसिनोजिन जो है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। उस सोल्यूबल प्रोटीन को ये इनसोल्यूबल फॉर्म में ले आता है काइसिन के अंदर, और ये बच्चों के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। और सिर्फ इंसानों के बच्चे और मेमल्स के बच्चे, स्नेक में प्रोड्यूस नहीं होता ये, स्नेक मिल्क नहीं पीते। ये मिथ है जो आपने अगर सुनी हो कि मिल्क दूध पीते हैं, ये होता है। मिल्क सिर्फ मेमल्स बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। रेप्टाइल्स जो है ना मेमल ना मिल्क पीते हैं, ना ही उनके पास ये एंजाइम है डाइजेस्ट करने के लिए। आप तो पढ़ रहे हो ना, आप तो सेफ हाथों में हो, तो आप याद रखो। चले जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, एक और भी रेनिन होता है, RENIN, ठीक है, वो किडनी से आता है। देखिए, अब जाहिर सी बात है, कोई आपसे पूछे तो ऐसा तो ना हो ना कि आपको मैंने नहीं बताया, बता देता हूँ, याद भले मत रखो, रेनिन। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं। ये मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बताया। म्यूकस जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ये पूरे स्टमक को कवर कर लेगी, सो दैट कि स्टमक जो है वो उस पर, उसकी वॉल पर कोई क्राउजिंग इफेक्ट ना पड़े इस पेप्सिन के। अब एक रिकेप बनाते हैं जल्दी से। अब तक मैंने आपको ये बताया कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, एक तो एलिमेंट्री केनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री केनाल में हमने सबसे पहले बक्कूफेरेंजियल कैविटी, माउथ, इसके रूफ, इसकी फ्लोर और इसके जो है कि वॉल देखी। इसके अलावा स्लेवरी ग्लैंड डिस्कस की है। मैंने आपको फेरेंक्स, इसोफेगस के बारे में थोड़ा सा बताया है, और स्टमक की थोड़ी सी एनाटमी और इसके जो है कि फंक्शन HCl के बताए, अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड के बताए हैं। यहाँ तक कोई सवाल, कोई बात? आगे मूव करें, चले ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला वाला ड्यूडेनम, उसके बाद सबसे पहला होता है ड्यूडेनम, देन वी हैव जेजुनम, देन इलियम। पता है इनको ऐसे क्यों कहते हैं? पता है ड्यूडेनम को ड्यूडेनम क्यों कहते हैं? नो, क्योंकि ड्यूडेनम जो है ना, ड्यूडेनम का डायामीटर इतना है जितना कि 12 फिंगर आप एक साथ रख दो। 12 फिंगर एक साथ रखोगे ना, जितना उनका डायामीटर होगा ना, उतना हमारे बिलव्ड ड्यूडेनम का होता है, दैट्स व्हाई इसको ड्यूडेनम कहते हैं। अच्छा, ये जो जेजुनम है, जेजुनम को इस वजह से जेजुनम कहते हैं क्योंकि ये डेथ की टाइम पर किसी की डेथ हो जाती है ना, जेजुनम बिल्कुल खाली होती है। नहीं बेटा, अच्छी बुक्स का एक्सेस करो, अच्छे बंदों के साथ रहो। अच्छा, इलियम, इलियम की बातें करते हैं। इलियम जो है ना, इलियम जो है ये हाईली क्वाइल्ड होता है, डेट्स व्हाई इसे इलियम कहते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते तो हैं, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है, डायामीटर छोटा होता है और ये बड़ा होता है। अच्छा, एक बात बताऊं, जो इंसान जिंदा है
जिंदा इंसान में जो साइज इसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो इंसान मर जाता है उसमें और भी इसका साइज बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जो मरे हुए इंसान होते हैं उनका पेट फूल जाता है। क्यों होता है ऐसा? जब किसी की डेथ होती है तो हमारे मसल, स्मूथ मसल, उनकी टोन लॉस हो जाती है और उसका साइज और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उनका पेट बढ़ जाता है। अच्छा, उसके रप्चर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ऐसे इंसानों के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है कि ये रप्चर हो जाएगा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये रप्चर हो जाएगी। ठीक है, आगे मूव करें। अच्छा, ड्यूडेनम की खास बात यह है कि इसके अंदर ड्यूडेनल ग्लैंड होते हैं, म्यूकस ग्लैंड, जो कि उसको कवर कर रहे होंगे पूरे के पूरे इंटेस्टाइन को। जेजुनम जो है, जेजुनम के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, स्पेशलाइज्ड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ पियर पैचेस, पियर पियर पैचेस, बस वाइंड अप होने वाला है। पियर पैचेस होते हैं जो कि फूड में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं है। इलियम जो है ना, इलियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इलियम के सरफेस पर मौजूद होते हैं पिलाइके सर्कुलरियस, और उनके सरफेस पर मौजूद होते हैं विलाय, और विलाय के सरफेस पर मौजूद होते हैं माइक्रोविलाय। से फॉर एग्जांपल ये हम टुकड़ा लेके आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन का, इन पर इस तरीके से मौजूद होंगे पिलाइके सर्कुलरियस और उनके ऊपर मौजूद होंगे विलाय। एक विलाय को अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर मौजूद होंगे माइक्रोविलाय। इन माइक्रोविलाय जो है, माइक्रोविलाय की अपीयरेंस ब्रश जैसी होती है, इनकी अपीयरेंस ब्रश लाइक होती है। दैट्स व्हाई इन सेल्स को ब्रश बॉर्डर सेल कहा जाता है, ब्रश बॉर्डर सेल कहा जाता है, ब्रश बॉर्डर सेल। बड़ा ब्रीफ पढ़ रहे हैं हम इनको, पता है आपको, ब्रश बॉर्डर सेल कहा जाता है। ठीक, अच्छा, ये जो विलाय है ना, विलाय के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी, आर्टरी और वेन, और इसके दरमियान मौजूद होती है लैक्टियल एक लिम्फ कैपिलरी, एक लिम्फ कैपिलरी है वो मौजूद होती है। टाइम की पाबंदी है, इस वजह से स्पीड से चल रहे हैं। मैंने कहा ना आज सिर्फ एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी जो इसकी है ना, किस तरीके से डाइजेशन होगी, किस पार्ट में क्या एब्जॉर्ब होगा, वो दूसरे लेक्चर में कवर होगा। एक साथ सारी चीजें कवर नहीं हो सकती। आज हम एनाटॉमी पढ़ने, पार्ट्स के नाम बता रहा हूँ सिर्फ आपको। अच्छा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर लार्ज है। इसका पहला पार्ट होता है सीकम, उसके बाद है कोलोन, रेक्टम और एनस। कोलोन के अलग अलग पार्ट हैं, देयर इज असेंडिंग कोलोन, देयर इज ट्रांसवर्स कोलोन, देयर इज डिसेंडिंग कोलोन, देयर इज सिग्मोइड कोलोन, एंड फाइनली रेक्टम होता है और एनस होता है। अच्छा, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं वहां भी मसल की एक रिंग बनती है जिसे हम इलियोसिकल स्फिंक्टर कहते हैं, इलियोसिकल स्फिंक्टर कहा जाता है इसे, इलियोसिकल स्फिंक्टर कहते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर जहाँ सीकम है ना, सीकम से ट्यूब निकली हुई होती है, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? नो, अपेंडिक्स कहा जाता है इसे। ठीक है, कुछ बंदों के अगर इसके एक्यूमुलेशन हो जाए तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं।